नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जनता नेता प्रतिपक्ष को अब नेता अप्रतिपक्ष मानने लगी है। कहा संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने वाले राहुल अब हो गए हैं विध्वंसक। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा हमने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान समेत एक टोही विमान को किया था तबाह। उत्तर रेलवे ने ऐतिहासिक उपलब्धि, पंजाब के रूपनगर से सीमेंट लदी पहली मालगाड़ी कश्मीर घाटी के अनंतनाग पहुंची। पीएम मोदी ने वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए बताया विशेष उपलब्धि। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि देश की जनता नेता प्रतिपक्ष को अब नेता अप्रतिपक्ष मानने लगी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी अब संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं वो अब विध्वंसक हो गए हैं। राहुल उर्फ अराजक तत्व अब राहुल उर्फ विध्वंसक हो गए हैं। अब वो विध्वंस करना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, भारत के लोकतंत्र का। आपको हक है अपने आरोप लगाने का भी और मुद्दे उठाने का भी, लेकिन धमकी देना नेता प्रतिपक्ष के लिए अशोभनीय है, निंदनीय है, पीड़ाजनक है हमारे लिए कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अब धमकी देने लगे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, क्या वो संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मीडिया में अनर्गल आरोप लगाते हैं और प्रमाण मांगे जाते हैं तो प्रमाण नहीं देते। जब चुनाव हारते हैं तो ठीकरा कहीं फोड़ना है तो ठीकरा फोड़ते हैं वो कभी ईवीएम पे, कभी वीवीपैट पे, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और झूठे आरोप लगाते हैं बिना तथ्यों के, और कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटाई थी। इस बीच एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अन्य बड़ा टोही विमान मार गिराया गया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों को रोकने में रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम महत्वपूर्ण उसने भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो बड़ा विमान गिराया गया वो एक एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS से लैस था। Have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill. और वहीं वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना था। उन्होंने बताया कि हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन समन्वय ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। I want to talk about something like, if I can say, what were the reasons for success? One, which I can think of, is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there
listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम 80 से 90 घंटे के युद्ध में इतना नुकसान कर पाए कि उन्हें पता चल गया कि अगर वे इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, और यही वजह थी कि उन्होंने हमारे डीजीएमओ को संदेश भेजा कि वे बात करना चाहते हैं। You know, more of the high-tech war which was fought in about 88-90 hours of war, we were able to achieve so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. और वहीं उत्तर रेलवे ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पंजाब के रूपनगर से सीमेंट लदी पहली मालगाड़ी सफलतापूर्वक कश्मीर घाटी के अनंतनाग गुड्स शेड पहुंची। 21 BCN वैगनों वाली ये ट्रेन लगभग 600 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे से कम समय में तय कर पहुंची है। इस मालगाड़ी के आगमन से घाटी में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति मिलेगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की इस उपलब्धि को लेकर एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। इससे प्रगति और समृद्धि दोनों बढ़ेगी। इस पोस्ट के साथ प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक्स पोस्ट भी साझा की है, जिसमें रेल मंत्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कश्मीर घाटी के लिए पहली मालगाड़ी नवनिर्मित अनंतनाग गुड्स शेड पहुंची, जो कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रेलवे नेटवर्क द्वारा परिवहन से कश्मीर घाटी में रहने वाले हमारे नागरिकों के लिए लागत कम होगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्याकांड के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नबन्ना अभियान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली में लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे भी लगाए। साथ ही मुख्यमंत्री से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल भी किए। नबन्ना अभियान रैली के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल से जाने वाली हैं। ममता जाने वाला है। बंगाल वर्सेस ममता, बंगाली वर्सेस ममता, नारी वर्सेस ममता, जनता वर्सेस ममता। ममता शुड गो। और नबन्ना अभियान रैली के दौरान भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी डर गई हैं और इसीलिए पुलिस द्वारा जनता पर लाठीचार्ज करवा रही हैं। कोर्ट के आदेश से हम यहां रैली कर रहे हैं। ममता सरकार की अराजकता का जवाब जनता चुनाव में देगी। ममता डर गई है और पुलिस को देकर जनता को पीड़न कर रहे हैं, सबड्यू करने का कोशिश कर रहे हैं और लाठीचार्ज किया है। आज कोर्ट का अदालत का ऑर्डर से हम लोग कर रहे हैं। आज लाठीचार्ज किया गया है। अभया का पिताजी माताजी को भी मारा गया है। अर्जुन सिंह का माथा फाड़ दिया गया है। हम लोग को भी मारा गया है। आज इसका जवाब जनता देंगे 2026 में। कोई भी स्वैराचारी शासक, ऑटोक्रेटिक रूलर का अंत होता है। ममता का अंत का टाइम आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वे बेंगलुरु में विकास की कई योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें खास है 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और नई नम्मा येलो लाइन मेट्रो। बेंगलुरु से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। देश की रेल सफर में एक और ऐतिहासिक कदम। 10 अगस्त 2025 को मिलने जा रही हैं 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन बेलगावी से क्रांतिवीर संगोली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी, जो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावी जैसे जिलों को तेज रफ्तार से जोड़ेगी।
दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी, जो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाएगी। वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, जो आम आदमी की को दृष्टि में रखते हुए जो अमृत भारत ट्रेन्स है उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है वो उसमें काफी इजाफा होगा। वहीं देश को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात के बाद बेंगलुरु के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ी सौगात देंगे, यानी नम्मा मेट्रो की येलो लाइन की। इस 19.15 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर पर हर 25 मिनट में 3 चालक रहित ट्रेनें चलेंगी। यह कॉरिडोर दक्षिणी बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए आरवी रोड को बोम्मा संद्रा से जोड़ेगा, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इस नई येलो लाइन के शुरू होने से दक्षिण बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को विश्व स्तरीय आरामदायक यात्रा का आनंद। साथ ही सबसे बड़ी बात, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु में पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन के बाद अब इस तीसरे येलो लाइन मेट्रो की भी शुरुआत करेंगे, जो यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगा और रागीगुडा से लेकर इन्फोसिस तक का विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव भी कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली रेल और मेट्रो से बेंगलुरु में विकास को और गति मिलेगी। कर्नाटक में चलने वाली यह 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में वंदे भारत ट्रेन 144 सेवाओं के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है, जो अब 150 तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का है। निश्चित ही ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु से बेलगावी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन और नई येलो मेट्रो लाइन यात्रा समय को तो कम करेंगी ही, साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का भी अनुभव कराएगी। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। कल 10 अगस्त को बेंगलुरु के लोगों के बीच आने का इंतजार रहेगा। KSR रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बेंगलुरु के शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 की आधारशिला रखी जाएगी। शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया जाएगा। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हर बार उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा।
पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित है वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने NIAB में एक नए छात्रावास ब्लॉक और टाइप 4 क्वार्टरों की आधारशिला भी रखी, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कुल 19.98 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया है। ये बुनियादी ढांचा शोधार्थियों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और एक जीवंत शैक्षणिक और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में क्रांति लाने और वन हेल्थ दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए 5 नवीन पशु चिकित्सा निदान उपकरण भी लॉन्च किए। पशु बायो बैंक को 1.85 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो अत्याधुनिक सुविधा पशुधन के लिए चिकित्सा और कोशिकीय उपचारों पर केंद्रित होगी। स्टेम सेल कल्चर यूनिट और अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये प्रयोगशाला रोग मॉडलिंग, ऊतक इंजीनियरिंग और प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाएगी। You can foresee the grand role awaiting institutes like NIAB, and as far as the releases today are concerned, is going to be making a new beginning in the agriculture sector. We already have about 18% contribution in the GDP, but which tends to be increased because more than 60% of the workforce of India is getting its livelihood from this sector. So I think these releases, if I can put it in my words, would be starting a new phase of animal-based agriculture productivity, or maybe what is sometimes being fancifully described as evergreen revolution. और दिल्ली स्थित पूसा में MS स्वामीनाथन सैनिटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत दुनिया की GDP में 18% योगदान दे रहा है, जबकि अमेरिका का योगदान 11% है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत दुनिया की तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस से खुद फर्टिलाइजर, यूरेनियम और क्रूड ले रहा है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और अमेरिका सबसे पुरानी, लेकिन भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। हम वसुदैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं और हमारी परंपरा भी यही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट imposed of 50% tariffs on labeling of India as a dead economy may make headlines. The facts tell a different story. India, a sovereign and vibrant democracy, is growing at 6.5 to 7%, contributing to 18% to global GDP growth, 18% to global GDP growth, and well above United States 11%. The US continue to import uranium and fertilizer, and EU importing huge amounts of Russian crude from Russia. This raises serious questions about the fairness and consistency of their trade policies. और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। खुशियों का खजाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी,
खुशियाँ मनाना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में भारतीय सेना, ITBP, NDRF और SDRF की बचाव और राहत अभियान जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। बचाव और राहत अभियान अभी भी जारी है। क्षेत्र में लिमची घाट तक सड़क मार्ग आवाजाही के लिए खुला है। वहीं 90 फुट ऊंचे बेली ब्रिज और हर्सिल तथा धराली के बीच 2 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग को सभी क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त मार्ग में बदलने का काम जारी है। राहत सामग्री और कर्मियों को लाने ले जाने के लिए धरासू से 2 Mi-17 और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर लगे हैं, जबकि मातली से 8 नागरिक हेलीकॉप्टर नागरिकों को निकालने के लिए सेवा में है। मतली हर्सिल क्षेत्र में मौसम साफ है, जिससे राहत और बचाव अभियान सुचारू रूप से जारी है। हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहां पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि सभी आपदाओं में जिस प्रकार से एक पैकेज दिया जाता है वो पैकेज भी हम देंगे और इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है। सिंगापुर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर अत्याधुनिक जल सर्वेक्षण क्षमता वाला पहला स्वदेशी सर्वेक्षण पोत 3 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचा। ये यात्रा भारतीय नौसेना और सिंगापुर की समुद्री एजेंसियों के बीच द्विपक्षीय जल सर्वेक्षण संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस जहाज में तटीय और गहरे पानी का सर्वेक्षण करने की क्षमता है और ये हेलीकॉप्टर और अस्पताल कार्यों के साथ SAR मानवीय कार्यों में सक्षम है। इस जहाज की सिंगापुर की पहली यात्रा का उद्देश्य तकनीकी पेशेवर आदान प्रदान और निरंतर जल सर्वेक्षण सहायता को सुगम बनाना है। इस यात्रा के दौरान सिंगापुर के सहायक मुख्य हाइड्रोग्राफर गैरी च्यू से मुलाकात और कमांडिंग ऑफिसर द्वारा रॉयल सिंगापुर नेवी के नवे फ्लोटिला के कमांडर कर्नल चौहा मेंग सून से मुलाकात होगी। रॉयल सिंगापुर नौसेना के कर्मियों का जहाज पर भ्रमण और भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं का प्रदर्शन शामिल है। अहमदाबाद के साबरमती से संपूर्ण पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर संचालित किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट
कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अहमदाबाद इकाई के सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। आज़ादी के बाद से देश की सबसे बड़ी रेलवे प्रोजेक्ट परियोजना में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। 1506 किलोमीटर लंबा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। अब इसका संचालन और निगरानी अहमदाबाद के साबरमती स्थित अत्याधुनिक ऑपरेशनल नियंत्रण केंद्र से की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात डिजिटल अरेस्ट की। बताएंगे आपको कैसे ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा है।